नमस्कार, मेरा नाम है कपिल पंडित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायरी टाइम्स। दोस्तों, धर्मशाला नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का पहला टेन्योर समाप्त होने जा रहा है और नए चुनाव जो है आगामी कुछ हफ्तों में होंगे। कोरोना काल में हो सकता है ये अवधि थोड़ा आगे भी बढ़ जाए, लेकिन चुनाव तो होना तय ही है। धर्मशाला नगर निगम का टेन्योर कैसा रहा है, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्मशाला नगर निगम के महापौर देवेंद्र जग्गी जी। 5 साल के टेन्योर में पहले 2.5 वर्ष ये उप महापौर रहे और उसके बाद इनकी ताजपोशी हुई महापौर पद पर। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि टेन्योर का जो है क्या लेखा जोखा रहा है, कितना विकास जो है धर्मशाला में हुआ है। जग्गी जी, आपका स्वागत है डायरी टाइम्स में। धन्यवाद। जग्गी जी, पहले आप 2.5 वर्ष जो उप महापौर रहे और जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी भाजपा सरकार में आप महापौर बने। तो ये पूरा टेन्योर किस तरह से देखते हैं, कितना विकास जो है धर्मशाला को नसीब हुआ है? देखिए, जो पहला जो टेन्योर जो उप महापौर का जो टेन्योर था उसमें शुरू में क्योंकि हम लोग मर्ज एरिया से थे और कॉरपोरेशन की वर्किंग का हमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी हमने वो सारी जो कॉरपोरेशन में काम करने के जो तरीके थे वो सीखे और बहुत सारे काम जिसको कि एग्जीक्यूट करने के लिए उनकी डीपीआर बननी थी और एस्टीमेट स्टाफ कम था और नई नई कॉरपोरेशन बनी थी। तो हमने पहले 2.5 साल में काफ़ी अच्छे जो हमारी मेयर थी मैडम रजनी व्यास जी, उनके साथ मिलकर अच्छा काम किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिनकी डीपीआर तैयार करवाई और कुछ प्रोजेक्ट शुरू भी करवाए। तो अभी आप महापौर हैं और नया इलेक्शन आने वाला है, तो आपका कार्यकाल जो अधिकतम रहा महापौर का वो बीजेपी सरकार में रहा, तो बीजेपी सरकार में भी क्या उतना सहयोग मिला है आपको? देखिए, महापौर के नाते बहुत सारे काम धर्मशाला में हमने एग्जीक्यूट करवाए हैं। हालांकि क्योंकि सरकार से हमें मदद नहीं मिल पाई और जो हमारे जो पुराने प्रोजेक्ट थे, जितने हमारी फंडिंग थी, उसी को एग्जीक्यूट कराने में हमने ये समय निकाला और हमने बहुत सारे पार्क, जिम, ओपन एयर जिम, बहुत सारे रोड बनवाए, इसी टेन्योर में बनवाए और अभी भी हमारे काफ़ी सारे काम चले हुए हैं। लेकिन क्योंकि 1 साल से हम पिछले लगभग 1 साल से कोविड के चलते हमारे काफ़ी काम जो धीरे हुए, पूरी दुनिया में स्लम ये सारे काम स्लो हुए हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा हमें फ़र्क इसमें पड़ा। लेकिन अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं कॉरपोरेशन में जो करने वाले हैं। हमारा मेन इशू था जो मर्ज एरिया था, उनको हमने सीवरेज और पानी की सप्लाई के लिए हमने बेहतर काम करना था, क्योंकि मर्ज एरिया में सीवरेज कहीं भी नहीं है। उसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट शुरू करने की हमारी पहल हमने की थी, क्योंकि कोविड आ गया तो इसमें ये सारे काम स्लो हो गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे काम कॉरपोरेशन में है। जैसे कि सैनिटेशन की हम बात करें तो डोर टू डोर चलाने के लिए हम गार्बेज कलेक्शन के लिए हमने काम किया और बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है। कुछ वार्डों में हो सकता है कि कहीं कम हो रही हो, 100% अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें ये होंगी। लोगों की जो एटीट्यूड है वो चेंज होने में थोड़ा सा समय लगता है। कुछ लोगों की मदद चाहिए, कुछ कॉरपोरेशन की अपनी तरफ से इनकी तैयारी होनी चाहिए, तो इसको चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जी, ये तो बात हुई धर्मशाला नगर निगम के विकास कार्यों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने का जो है प्रोजेक्ट में रखा है इसे। तो स्मार्ट सिटी कितना टाइम लगेगा? क्या स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी की तरह चल रहा है या अभी भी ठंडे बस्ते में ही है? देखिए, स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की, तो इसमें पहले था कि जो स्मार्ट सिटी में जो एसपीवी बनी थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बीओडी थी, वो कम्पिटेंट थी सारे प्रोजेक्ट को थ्रू करने के लिए। लेकिन जैसे ही हिमाचल में भाजपा सरकार आई, उन्होंने बीओडी की जो काम करने की जो क्षमता थी उसको कम करके सरकार ने अपने लेवल पे वो सारी चीज़ें अप्रूवल के लिए अपने हाथ में रखी, जिसके कारण पिछले 2 साल से हमारे पहले, अभी तो फिर दोबारा वो बीओडी को वापस वो आ गई हैं, लेकिन 2 साल तक हमारे 411 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो हिमाचल सरकार में फंसे रहे और वही कारण हुआ जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो हैं वो धरातल पे दिख नहीं रहे हैं। लेकिन अभी हमारे जो स्मार्ट रोड हैं, अभी पिछले 6 महीने से काफ़ी काम हमारे जो पेपर वर्क डीपीआर तैयार हुई, टेंडर लगाए हैं, 26 करोड़ के स्मार्ट रोड के काम चले हैं और स्मार्ट रोड गली ये सारे इनके चले हुए हैं और अभी हमारा ICCC का काम चलेगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इसमें चलने वाले, लेकिन वो अभी थ्रू होने वाले हैं। अभी पिछले कुछ समय से ये सारी चीज़ें धरातल पे दिखनी शुरू हो रही हैं और आगे ये जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो मेन इशू रहा वो यही रहा कि जो
गवर्नमेंट लेवल पे जो कमियां रही हैं उसके कारण ये लेट हुआ। तो गवर्नमेंट यानी कि भाजपा गवर्नमेंट में थोड़ी कमियां रही है। भाजपा तो ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार अब 2017 के बाद यहाँ पे बन गई है, तो विकास कार्य तो तेज़ी से वो दावा करती है कि तेज़ी से हो रहे हैं। देखिए, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो मेन इशू था कि एसपीवी प्रोजेक्ट, क्योंकि जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है उसमें एसपीवी का गठन किया जाता है। एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो इसलिए होता है कि जो प्रोजेक्ट टाइम बाउंड प्रोजेक्ट हो उसको सरकार के लेवल पे ना जाना पड़े, फाइलें वहाँ ना फंसे, इसलिए उसकी जो एसपीवी की जो बीओडी थी उसको कॉम्पिटेंट किया गया था कि वही सारे प्रोजेक्ट थ्रू करेगी। लेकिन जैसे ही हिमाचल में सरकार चेंज हुई, उन्होंने बीओडी की पावर सारी ली और सरकार के अपने हाथ में रखी, जिसका कारण ये हुआ कि यहाँ से जो प्रोजेक्ट जाते थे वो गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ पे फंस जाते थे। और मैं बता रहा हूँ आपको कि 411 करोड़ के प्रोजेक्ट 2 साल तक वहाँ लटके रहे, जिसके कारण धर्मशाला की ये हालत हुई और ये प्रोजेक्ट जो स्लो हुआ। सर, अभी धर्मशाला नगर निगम का चुनाव रोस्टर जारी हो चुका है, इसको कुछ समय हो गया है, तो उसमें एक रोचक बात देखने को मिल रही है और लोग भी काफ़ी जो है इस पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या धर्मशाला नगर निगम और स्मार्ट सिटी में एसटी रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि 2 वार्ड जो हैं, एक एसटी और एसटी वुमेन रखा गया है। तो अगर धर्मशाला नगर निगम है और ऊपर से स्मार्ट सिटी है, तो एसटी फिर भी क्या एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, या कोई एसटी एरिया है? देखिए, एसटी ट्राइबल एरिया तो नहीं यहाँ पे हम कॉरपोरेशन में मान सकते, लेकिन क्योंकि सरकार ने जो यहाँ के जो गद्दी कम्युनिटी के लोग थे उनको एसटी का दर्जा दिया हुआ है, तो ये सरकार की पॉलिसी है, उन्होंने अपने हिसाब से इसमें एसटी की प्रावधान रखा है एक्ट में। तो उन्होंने अपने हिसाब से इसमें रिजर्वेशन का सरकार की ओर से होगा। लेकिन अगर धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला अर्बन एरिया, जब अर्बन एरिया है तो इसमें मैं ये नहीं समझता कि कोई ऐसा एरिया है हमारे यहाँ जिसको हम बैकवर्ड या ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक कम्युनिटी को इस एरिया में रखा है, इस क्राइटेरिया में रखा हुआ है और उनको उस प्रावधान में उनको ये फैसिलिटी मिली है, तो उसके तहत ये इन्होंने एसटी की 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी हैं। सर, आपका वार्ड जो है 10 नंबर, जिससे आप पहले लड़े थे, वो रिजर्व रखा गया है। धर्मशाला में जितने विकास कार्य हो रहे हैं नगर निगम के तहत, उसमें आपका भी काफ़ी योगदान है, ऐसा लोग कहते हैं, और लोगों की मांग है कि आप फिर से चुनाव लड़ें। तो रिजर्वेशन के केस में आप चुनाव लड़ेंगे तो कौन से वार्ड से लड़ेंगे, क्या रणनीति है आपकी चुनाव को लेकर? देखिए, मेरा जो अपना वार्ड है वो तो रिजर्व है, आपने ठीक कहा है, जहाँ से मैं लड़ता हूँ श्यामनगर से। लेकिन हमारे यहाँ पहले जैसे पंचायत एरिया थी तो ये रामनगर और श्यामनगर एक ही पंचायत के पार थे, और इसमें पहले मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं और मैं जीता हूँ यहाँ पे। तो अभी क्योंकि वार्ड नंबर 11 जो रामनगर है उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमने बहुत काम किए हैं और वो चाहते हैं कि मैं रामनगर से लड़ूँ। तो जो जनता की जो राय है और जो उनकी इच्छा है उसके हिसाब से मैं काम करूँगा और वार्ड नंबर 11 से ही इलेक्शन लड़ूँगा। सर, टोटल 17 वार्ड हैं। जो पहले बार इलेक्शन हुआ तो 14 जो मेंबर थे वो कांग्रेस समर्थित जीते और 3 भाजपा समर्थित। तो क्या लगता है कि 5 साल की विकास कार्य को देखते हुए इस बार कांग्रेस पे भरोसा दिखा पाएगी जनता? देखिए, हमने जितने हमारे 14 काउंसलर थे और दूसरे 3 भाजपा समर्थित कांग्रेस थे काउंसलर थे, तो उसमें काम तो देखिए सभी ने बहुत किया जो काउंसलर थे। जहाँ मेरा मानना ये कि जहाँ पे जिन लोगों ने, जिन काउंसलर ने, जिन पार्षदों ने अच्छा काम किया है वो वहाँ पे रिपीट होंगे, और जहाँ पे कहीं कमी रही होगी वहाँ की जनता देखेगी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो धर्मशाला में भाजपा ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि लोग उनको वोट डालें, और जो लोग हैं वो जो विकास जहाँ पे हो रहा है उसी तरफ जाते हैं। तो धर्मशाला की जनता ने देखा है कि किसके कार्यकाल में कितने काम हुए हैं। तो मेरा मानना है कि दोबारा फिर से जो काम करने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस समर्थित जो पार्षद थे, जिनको इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि वो दोबारा फिर से आएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो दूसरे जो भी होंगे कांग्रेस समर्थित लोग इसमें आएंगे। सर, धर्मशाला नगर निगम से पहले धर्मशाला नगर परिषद थी, तो ऑफिस भी लगभग वही है, नया ऑफिस तो बना है, लेकिन स्टाफ अभी भी कुछ ऐसा क्या कम है स्टाफ? क्योंकि एनओसीज़ हो बिजली पानी या सीवरेज की या नक्शे का हो, तो इसमें काफ़ी समय लग रहा है अभी भी। तो क्या कारण मानते हैं इसमें, क्या इसको दूर किया जा सकता है? देखिए, 2 कारण हैं इसमें। एक तो क्योंकि पहले ये काउंसिल थी और फिर कॉरपोरेशन बनी, तो स्टाफ की कमी तो शुरू से ही इसमें रही, चाहे वो किसी का भी कार्यकाल हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। मैन पावर की कमी यहाँ रही है।
दूसरा कारण ये है कि जो लोग यहाँ पे पहले काउंसिल में काम करते थे वो लोग स्किल्ड नहीं है वो कॉरपोरेशन के काम के लिए। मेरा मानना है कि उनकी अगर उनके द्वारा ट्रेनिंग करवाई जाती, जैसा कि हमने कहा भी था, उनको स्किल्ड किया जाता। दो चीज़ें हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं जो अपने से ज़्यादा काम कर रहे हैं, 8 बजे तक काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम को ही नहीं जानते। और जो स्टाफ की कमी है वो रही है, पहले भी रही है, अब भी है। उसके बावजूद जो लोग काम कर रहे हैं उनके कारण, और जो लोग काउंसलर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके कारण काम कॉरपोरेशन में चला है। लेकिन जो लोग जैसे पहले की जैसे पोजीशन थी कि एनओसी के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, और क्योंकि नई नई कॉरपोरेशन थी और नए एरिया जो मर्ज एरिया जुड़े थे, लोगों को इसका पता नहीं था कि कैसे एनओसी ली जाती है, कितना समय लगता है। अब हमने ऑनलाइन कर दिया और उसको थोड़ा सा सरल कर दिया। और अगर फिर भी अगर लगता है लोगों को कि काम नहीं हो रहा तो मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर किसी का काम रुका है तो उसको थ्रू हम करवा सकते हैं। किसी मुझे बता सकते हैं, अपने काउंसलर को बता सकते हैं, कमिश्नर को। तो कोशिश होती है कि उनका काम जल्दी निकले। सर, जैसे स्टाफ की कमी का आपने जिक्र किया, पहले भी रही है, तो अभी कॉरपोरेशन ने ऐसा कोई प्रस्ताव आगे भेजा है कि जिसमें भर्तियां जो की जाएं ताकि काम स्मूथली चल सके? बिल्कुल, हमारी प्रपोजल तो गई हुई है शुरू से ही। पिछले 3 साल से 4 साल से हम लोगों ने ये भेजी हुई कि यहाँ पे मैन पावर बढ़ाई जाए। अलग अलग पदों पे जितनी ज़रूरत है उनकी हमने रिक्वायरमेंट भेजी हुई है। तो देखिए अब क्या होता है, सरकार के ऊपर है कैसे वो करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि और क्या ऐसा कुछ रह गया हो जैसे 5 साल में जो आप आगे कंप्लीट करना चाहे, प्राइमरी मुख्य रूप से जो पूरा करने की आपकी ख्वाहिश हो? देखिए, सीवरेज और पीने का पानी, दो चीज़ें जो बेसिक एमिनिटीज़ में आती हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मर्ज एरिया है, लोगों ने जो अपने सेप्टिक टैंक बनाए हैं वो भर जाते हैं। तो अगर कॉरपोरेशन है तो पूरे एरिया में सीवरेज होनी चाहिए। हालांकि ये आईपीएच का काम है, लेकिन कॉरपोरेशन को के थ्रू ये काम होना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रपोजल गई थी, मैंने बताया आपको। लेकिन अब जो मेरी जो अपनी कमी और जो मुझे लग रहा है कि ये मेरे आगे अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो जो चीज़ें करने वाली हैं, एक तो सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था पूरे शहर में, डोर टू डोर कलेक्शन हर जगह हो, और सेग्रीगेशन जो है वो प्रॉपर हो, सोर्स से सेग्रीगेशन हो। और दूसरा जो बेसिक एमिनिटीज़, मैंने आपको बताया कि सीवरेज, पानी और रास्ते तो तकरीबन अब भी बन रहे हैं, और जो थोड़े बहुत 10% बचेंगे वो बन जाएंगे। लेकिन जो बेसिक है, जो शहर में सीवरेज, पीने का पानी और गार्बेज कलेक्शन जो है वो बेहतर तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो दूसरे हमने जो आपको बताया कि जो कैमरे, जो स्मार्ट सिटी में जो सर्विलेंस सिस्टम है वो, और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो तो लगेंगी, लेकिन जो बेसिक जो सीवरेज, पानी और जो गार्बेज कलेक्शन है वो बेसिक इश्यूज़ हैं। सर, जैसे अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है धर्मशाला में, या कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, उसमें पैरामीटर्स पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उसमें बहुत सारी तंग गलियां हैं। तो क्या ऐसा फ्यूचर में है कि जिससे इन गलियों को थोड़ा और चौड़ा करने का प्रावधान हो, या फिर जैसे किसी ने दीवार लगाई उसको तोड़ने का, इस तरीके का कोई मतलब गाड़ी घर तक पहुंच जाए, ऐसा प्रोविजन कोई? देखिए, कॉरपोरेशन एक्ट में ये प्रोविज़न है कि किसी की लैंड को अक्वायर कर सकते हैं रास्ता खुला करने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ पे ऐसी समस्याएं हैं वहाँ पे लोगों को बिठा के सबकी रजामंदी से सभी को बोल के थोड़ा थोड़ा अपनी अगर थोड़ी सी ज़मीन छोड़ें तो एटलीस्ट जो एम्बुलेंस है, छोटी गाड़ी है, वो हर घर तक पहुँचनी चाहिए। और बहुत आपने देखा होगा श्यामनगर में, रामनगर में लगभग 99% लोगों के घरों में गाड़ियाँ पहुँची हैं। और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गाड़ी पहुँचती है। लेकिन जो लोग नहीं, किसी को लगता है कि या नहीं मान रहे, तो ऐसा प्रावधान कॉरपोरेशन एक्ट में है कि वो लैंड को अक्वायर कर सकते हैं। डाई टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो ये थे महापौर नगर निगम के देवेंद्र सिंह जग्गी जी, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल का लेखा जो है हमारे सामने रखा। पहले 2 वर्ष ये उप महापौर रहे और दूसरे 2.5 वर्ष ये महापौर रहे। ऐसे ही रोचक खबरों के साथ हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।